वर्कशीट 53 है आज की, और इसमें आज हमने करना है लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग का निर्धारण मतलब जब कोई संतान उत्पन्न होती है, लड़का होता है, कईयों के लड़का होता है, लड़की होती है, तो हमारे शरीर में, हमारे जीन्स में ऐसा क्या होता है कि किसी के लड़का होता है, किसी के लड़की होती है। तो आज हम इस वर्कशीट में इसको अच्छे से समझेंगे। इसको समझने से पहले बेटा मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि जो हमारा नाभिक सेल है, जो हमारी कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक होता है और उस केंद्रक में ऐसे धागे जैसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, मतलब धागे धागे होते हैं, तो उनको हम गुणसूत्र कह देते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, जब इस कोशिका का विभाजन होता है बेटा, जब एक जीव से दूसरा जीव, मतलब मान लो अगर आप इंसान की बात लो, भाई मम्मी बच्चे को जन्म देती है ना जो कुत्ते बिल्ली हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब जो भी जानवर हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता। वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, मैंने आपको बताया था बहुत खरबों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, और उन कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। कोशिकाएं टूटती रहती हैं, नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और इन्हीं कोशिकाओं के बनने से ही हमारे शरीर में आपने देखा है कि हमें कहीं चोट लगती है ना, खून निकलता है, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाता है। तो कुछ काम तो कुछ जो कोशिकाएं टूटती हैं, बनती हैं, वो इन कामों में लगती हैं। तो जो मेन प्रोसेस है वो है कोशिका विभाजन, और उसी से ही नए बच्चों का भी जन्म होता है। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो ये जो गुणसूत्र हैं, फिर मैंने बताया था गुणसूत्र किस किस से मिलके बने होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए से। एक ये अम्ल होता है हमारे केंद्रक में ही होता, क्योंकि गुणसूत्र इससे बनाता है, और प्रोटीन, गुणसूत्र इन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और ये हमेशा जोड़े में होते हैं। इसका एक सिंपल सा ये एक हमेशा याद रख लो, ये एक गुणसूत्र है। और अगर हम इस गुणसूत्र का कोई एक छोटा हिस्सा ले लें तो हम उसको जीन कह देते हैं। मतलब गुणसूत्र के अंदर ये सारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भरा होता है, प्रोटीन भरा होता है, और जब हम इसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं तो हम उसको जीन कह देते हैं। तो ये जीन्स होते हैं बेटा, जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाते हैं, और जीन्स ही होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो अब हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। चलो बेटा, इसको समझाने से पहले, आज वर्कशीट बहुत ज़्यादा इजी है, मैं एक बार थोड़ा सा और रीडिंग से पहले आपको समझा देती हूँ। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, खरबों कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका में जैसे जो सेल होता है, मान लो मैं एक पर्टिकुलर सेल ले लेती हूँ, और ये इसके केंद्रक में आपको पता है गुणसूत्र होते हैं। तो एक कोशिका, एक सिंगल जो सेल होता है, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 या 23 जोड़े। 23 जोड़े मतलब 46 हो गए ना, 23 दूनी 46। तो ये हर एक कोशिका में होता है। ये भी मैं एक कोशिका की बात कर रही हूँ। तो हमारे पूरे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, 3 खरब से भी ज़्यादा कोशिकाएं हैं। तो हर कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, और 23 का जोड़ा होता है। अब बेटा, इन 23 में से जो 22 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो एक जैसे होते हैं, और एक जो 23वां गुणसूत्र है वो आपको मैं बताऊं, इसको हम बोल देते हैं सेक्स जीन्स या सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। सेक्स मीन्स यही लिंग, ये जो 23वां है यही लिंग का निर्धारण करता है, और ये जो बाकी 22 हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारे और लक्षणों, बाकी लक्षणों को, लंबाई, बाल, हमारी बुद्धि, मतलब कि मेंटल स्टेटस कैसा होगा, ठीक है, वो सब चीज़ें ये 22 गुणसूत्र करते हैं। और एक अकेला गुणसूत्र ये ऐसा होता है जो कि निर्धारित करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब ये जो 23वां जोड़ा होता है बच्चों, जो मेल होता है, मतलब जो नर होता है, आदमी होता है जो, उसमें जो ये 23वां जोड़ा है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं, जो मेल होता है उसमें एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब ये जो वाई होता है, मतलब ये 2 अलग अलग होते हैं, उनको हम एक्स वाई के नाम से पढ़ते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, हम कुछ और नाम भी दे सकते थे, पर बुक्स में हमेशा यही चला आ रहा है, जब हम छोटे थे हमने भी यही पढ़ा था।
तो मेल्स में ये जो 23वां गुणसूत्र की बात हो रही है, 22वें गुणसूत्र की बात नहीं हो रही, जो 23rd गुणसूत्र है उसमें एक्स और वाई, हमें पता है ना गुणसूत्र हमेशा जोड़े में मिलते हैं। ये मेल है ये अपने मम्मी पापा इसमें ये जो एक अपने मम्मी से आया है और एक अपने पापा से आया है, कोई भी एक अपनी मम्मी या पापा से आया है। तो ये जो वाई है ये थोड़ा छोटा होता है एक्स वाले से, ठीक है, आकार में ये छोटा होता है। तो अभी मैं ये वर्कशीट में बताऊंगी, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। और जो फीमेल होती है, मतलब जो लेडी होती है, अगर हम इसको नर बोलें, ये जो मादा होती है, लेडी होती है, स्त्री, उसका जो 23वां गुणसूत्र है उसमें दोनों एक्स क्रोमोजोम, मतलब 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, या जीन्स बोल लो, ये होते हैं। अब होता क्या है बेटा, जो हमने अभी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पढ़े हैं, मेंडल के जो नियम हैं वो पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। प्रोबेबिलिटी होता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आप मैथ्स में भी करते हैं प्रोबेबिलिटी, उसमें क्या होता है, मान लो आपने एक, जिससे हम ये खेलते हैं लूडो वगैरह, डाइस जिसे कहते हैं, हम जब उसको नीचे गिराते हैं तो 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये हमें पता नहीं होता ना कौन सा नंबर आएगा, ये कोई फिक्स नहीं होता। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, संभावना कि कौन सा नंबर आ सकता है। तो अब जैसे यहाँ पर होता है, इसमें भी संभावनाएं होती हैं कि ये जो एक्स वाला क्रोमोजोम है ये इस एक्स से भी मिल सकता है और इस एक्स से भी मिल सकता है, ठीक है। और ये जो वाई वाला है वो इस वाले एक्स से भी मिल सकता है और इस वाले से भी। आपस में तो ये नहीं मिलेंगे, फ्यूजन होता है, जब फ्यूजन मतलब संकरण होता है, तो ये संभावनाएं होती हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो बेटा आपको बस एक ये ध्यान रखना है, जब एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं, जब एक जैसे होते हैं तो लड़की पैदा होती है, और जब अलग अलग मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है, ठीक है। अब हम ये वर्कशीट पढ़ते हैं। मनुष्यों में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषताएं आपको पता ही हैं, बालों का रंग, लंबाई, ठीक है, 1-2 को अपने दिमाग में रख लो। ऐसी ही विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण, यानी एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को, यह भी आनुवंशिकता पर ही निर्भर करता है। अब आप कहोगे आनुवंशिकता पर निर्भर कैसे करता है, तो बेटा आनुवंशिकता तो ये होता है ना, एक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, तो बच्चे भी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही होते हैं। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, मतलब कुल 46 गुणसूत्र हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस अब मैं रीड कर रही हूँ। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण हैं। अब ये बात देखो, परिपूर्ण क्या है, मैंने आपको बताया 23 होते हैं जोड़े टोटल एक कोशिका में, उसमें से जो 22 होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो थोड़ा, जैसे देखो 22 तो पूरे हैं, लेकिन जो तीसरा वाला, जो आखिरी वाला जोड़ा है वो परिपूर्ण नहीं होता। परिपूर्ण इसलिए कहते हैं बेटा 23वें जोड़े को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये दोनों बराबर नहीं होते, वाई वाला एक्स वाले से छोटा होता है, ठीक है। जिसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार का होता है जबकि दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में डबल एक्स मतलब एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में एक्स वाई, ये आपको याद रखना है। और एक्स और वाई ही लेना है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम पहले से बुक्स वगैरह में यही याद चला आ रहा है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक औरत में ये दोनों बराबर होते हैं, ये 23वां गुणसूत्र है, 22 की बात नहीं हो रही, और एक पुरुष में एक्स वाई होता है। अब मैंने अभी आपको बता दिया लिंग निर्धारण, देखो ये पूरा इस पिक्चर में आपको यही दिखाया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। ये फीमेल है, उसमें डबल एक्स है, और ये मेल है, ठीक है। तो ये वाला एक्स इस वाले एक्स से जुड़ेगा तो एक्स एक्स बनेगा, यही वाला एक्स जब इस वाले वाई से मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी प्रोबेबिलिटी है। ये वाला एक्स इससे मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा, और ये वाला एक्स इससे मिलेगा तो एक्स वाई। अब आप ध्यान दो, जब इन दोनों में संकरण हुआ, ठीक है, संकरण, अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं अभी बाद में भी बता दूंगी। तो देखो एक्स वाई होता है तो लड़का होता है, एक्स वाई, और डबल एक्स होते हैं तो लड़की होती है। तो देखो 4 केसेस हमारे सामने आए हैं, और दोनों की जो
पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है। 50 मतलब 2 XY वाले बने हैं और 2 XX वाले बने हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं अब हम। युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा X क्रोमोसोम मिलता है, क्योंकि माँ के पास तो है ही XX, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। क्योंकि बेटा माँ में तो XX ही होते हैं, पिता होते हैं जिनमें X और Y होते हैं, है ना। तो पिता के जो गुणसूत्र हैं वही निर्धारित करते हैं कि बेटा होगा या बेटी। एक बच्चा जो अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है वह लड़की होगी। क्यों होगी? क्योंकि मम्मी के पास तो X है ही। अगर वो पापा से भी X ले लेता है, ये जो गुणसूत्र है, तो बेटी पैदा होती है, और अगर XY होगा तो बेटा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है, ये देखो, ये तुम्हें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करें। अच्छा, और ये जो चीज़ है बेटा, इसको आप ध्यान से समझो। एक तरफ हम पिता का लिख देते हैं और एक तरफ माता का। आप हमेशा याद रखना, इस साइड लेटी हुई साइड में हम पिता के गुणसूत्र लिखते हैं, या जीन्स बोल सकते हो आप इसे, और खड़ी हुई साइड में हम माँ के लिखते हैं। तो माँ के पास तो XX है, पिता के पास XY दोनों हैं। जब ये X इस X से मिलेगा तो XX बनेगा। तो ये जो रिक्त स्थान है हमें इसको भरना था। ये X इस Y से मिलेगा तो XY होगा, ये वाला X इससे मिलेगा तो XX, और ये वाला X इससे मिलेगा तो XY। तो आप देख लो, 2 XX हैं, 2 XX वाले हैं, और एक XY वाले भी 2 हैं। तो 50-50% चांसेस होते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। यहाँ पर भी बेटा यही दिखाया हुआ है। देखो, अभी हमने देखा था, हमने ये देखा था कि XX जो XX क्रोमोसोम है वो एक जैसे हैं, पर X और Y में Y छोटा है, X बड़ा है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।